हेलो फ्रेंड्स, हम एम फॉस्टर की अ पैसेज टू इंडिया की चैप्टर वाइज समरी देख रहे हैं। चैप्टर 7 तक चैनल पर मौजूद है। चैप्टर 8 से आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। एडेला रोनी से उसकी बदतमीज़ी की वजह से काफ़ी नाराज़ हैं। उसे मालूम होता है कि हिंदुस्तान आने के बाद बदल चुका है और उसमें कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिसकी वो इजाज़त नहीं दे सकती। कॉलेज छोड़ने के बाद रोनी माराबार केव्स की पिकनिक के बारे में उनसे पूछता है। एडेला मौका पाते ही अपने ख्यालात उसके सामने रखती है। वो कहती है कि अजीज़ ने उन्हें दावत दी है। रोनी हिंदुस्तानियों से मेल जोल बढ़ाने पर एडेला और अपनी माँ पर तनकीद करता है। इसी मुद्दे पर वो कुछ देर झगड़ते हैं। मिसिस मोर, जो उनके झगड़े से तंग आ चुकी थी, वो खुद को बंगले पर उतारने का कहती है। मिसिस मोर को बंगले पर ड्रॉप करके एडेला और रोनी पोलो ग्राउंड की जानिब बढ़ते हैं। एडेला को रोनी के साथ इस मामले पर तफसील से गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है। आखिरकार वो रोनी से कहती है कि उसने रोनी से शादी न करने का फैसला कर लिया है। इस बात से रोनी काफ़ी हर्ट होता है, मगर वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह रिएक्ट करता है। जब वो मैदान में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात नवाब साहब से होती है। वो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश करते हैं। एडेला और रोनी भी नवाब साहब के साथ कार में सवार हो जाते हैं। रास्ते में कार ज़रा सा हिचकोले खाती है, जिसकी वजह से रोनी और एडेला नज़दीक आते हैं और वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। दोनों के दिल में मोहब्बत जाग जाती है। एडेला को लगता है कि जो झगड़ा हुआ था वो दो प्यार करने वालों में होने वाली मामूली सी नोक झोंक थी और उसे सुकून मिलता है। अचानक गाड़ी एक दरख्त से टकराती है और गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, मगर खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं होता। गाड़ी का यूरेशियन ड्राइवर हैरिसन गाड़ी ठीक करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी जो मड़गल रियासत की है वो वहां पहुंचती है। वो कार मिस डेरेक चला रही होती हैं। एडेला और रोनी के दिल में फिर से एक दूसरे के लिए प्यार के जज्बात उभरने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे में मौजूद तफरीक या फ़र्क को भूल जाते हैं। एडेला मिस डेरेक की बातों को भी दिक्कत से नहीं सुन रही। मिस डेरेक उनको बताती है कि कैसे उसने ये गाड़ी चुराई है और कैसे मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, मगर एडेला सिर्फ रोनी में ही इंटरेस्टेड है। वो अपने गुस्सा में कहे गए बात को वापस लेती है। मिसिस मोर अफसुर्दा हैं। उन्हें अपने दूसरे बच्चे जो कि इंग्लैंड में हैं वो याद आ रहे हैं और वो वापस इंग्लैंड जाना चाहती है। उनका ख्याल है कि दिन बहुत ख़राब गुजरा है। ताहम रोनी का ख्याल है कि आज का दिन बेहतरीन था, क्योंकि एडेला के साथ जो झगड़ा हुआ था दोस्ताना अंदाज में अब वो हल हो चुका है। घर पहुंचकर वो मिसिस मोर को एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। मिसिस मोर का मानना है कि यह एक्सीडेंट किसी आसेब की वजह से हुआ है। नवाब बहादुर, जो चंद्रापुर में अपनी गाड़ी के इंतजार में हैं, वो इस एक्सीडेंट से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। उनका भी मानना है कि ये एक्सीडेंट उस आदमी के भूत की वजह से हुआ है जो चंद साल पहले उसकी गाड़ी से टकराकर मर गया था। तब से आज तक वो आत्मा उसका पीछा कर रही है और जो जानवर गाड़ी के सामने आया था वो और कोई नहीं बल्कि वही भूत था। नवाब साहब को अपनी परवाह नहीं है। उन्हें उन दो अंग्रेज़ों यानी एडेला और रोनी की फिक्र है। उस हादसे में उनकी जान भी जा सकती थी। अजीज़ का मानना है कि अगर मुसलमान इसी तरह भूत प्रेत पर ईमान रखेंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अजीज़ बीमार होता है और 3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। नीम बेहोशी की हालत में वो कई मिशनरीज यानी तबलीगी, फील्डिंग और कलकत्ता के नाचती हुई लड़कियों के बारे में ख्वाब देखता रहता है। वो सोचता है कि काश कोई कलकत्ता से कोई तार वहाँ बेचता तो वो उसे मेजर कैलेंडर को दिखाता और छुट्टी ले लेता। उसे लगता है कि तब तक अपने बॉस को धोखा देने में कोई मुज़ायका नहीं है जब तक उसे इस बारे में पता नहीं चलता। अजीज़ के कुछ दोस्त उसकी अयादत को आते हैं। रफ़ीक, जो कि इंजीनियर का भतीजा है, कहता है गॉडबुले, जो कि पार्टी में भी गया था, वो भी बीमार हो गया है। अजीज़ को दुख है कि गॉडबुले को डायरिया हुआ है। अजीज़ को लगता है कि गॉडबुले डायरिया के आखिरी स्टेज में है और जल्द ही मर सकता है। सैयद मोहम्मद, जो कि पंजाब से है, वो इसके लिए हिंदुओं को दोष देता है और बाकी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि यह बीमारी हिंदुओं से ही फैली है।
फिर अजीज़ फ़ारसी के कुछ अशार पढ़ता है जिसे सब दिक्कत से सुनते हैं, मगर सिर्फ हमीदुल्लाह जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो ही इसे समझ पाता है। जब बाकी जाने लगते हैं तो उसी वक्त डॉक्टर पन्ना लाल वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर पन्ना लाल को मालूम होता है कि अजीज़ सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है और असल में बीमार नहीं है, मगर इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, क्योंकि अगर कैलेंडर को इस बारे में भनक लग गई तो हिंदुस्तानियों के बारे में गलत तासुर जाएगा। इसलिए वो अजीज़ को 3 दिन रेस्ट करने का कहता है। इसकी तवज्जो हटाने के लिए अजीज़ प्रोफेसर गॉडबुले के बारे में पूछता है। पन्ना लाल कहता है कि गॉडबुले को हेमोरॉइड्स यानी बवासीर है और लोगों की गलत अफवाह फैलाने पर उसे गुस्सा भी आता है। हामिद गलत अफवाह फैलाने पर रफ़ीक से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। जब फील्डिंग अजीज़ की इयादत के लिए आता है तो अजीज़ को कमरे की अबतर हालत की वजह से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। फील्डिंग दोस्ताना माहौल में अजीज़ से पूछता है कि वो सच में बीमार है कि फ़रेब कर रहा है। अपने प्रिंसिपल की आमद पर रफ़ीक काफ़ी खौफज़दा होता है और जल्द ही वहाँ से निकलना चाहता है। हमीदुल्लाह फील्डिंग को सिगरेट की पेशकश करता है। फिर बातचीत खुदा और दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। फील्डिंग बोलता है कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखता और कहता है कि इंग्लैंड के ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग एथीइस्ट हैं, यानी बेदीन हैं। हिंदुस्तानी जो कि फील्डिंग की बातों से हैरान होते हैं वो पूछते हैं कि क्या अंग्रेज़ों को इस तरह से हिंदुस्तान पर मुसल्लत होना चाहिए, क्या ये सही है? फिर गुफ्तगू सियासत की तरफ बढ़ती है। फील्डिंग का जवाब टू द पॉइंट नहीं होता। वो कहता है कि वो इंडिया जॉब की खातिर आया था और अब यहाँ खुश है और वो अंग्रेज़ जो खुश नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। फिर अचानक फील्डिंग सबसे कहता है कि उन्हें एक मरीज़ के पास इतनी बातें और इतना शोर नहीं करना चाहिए और सबको बाहर जाना चाहिए। सब उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं। अजीज़ की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल न पाने पर फील्डिंग मायूस होता है। वो अजीज़ के साथ दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए आया था। अजीज़ के सारे दोस्त उसकी आयादत को आते हैं और सब गर्मी से परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सारी गलियां सुनसान हैं। सिर्फ एक गिलहरी अजीज़ के घर के सामने वाली ज़ेर तामीर बंगले में नज़र आ रही है। दरख्तों पर कुछ परिंदे चहचहा रहे हैं। तमाम इयादत के लिए आने वालों के पसीने छूट रहे हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए अयादत के लिए आने वाले तमाम लोग जल्दी जल्दी अपनी घरों की जानिब बढ़ते हैं ताकि इस तपती धूप से बचा जा सके। अप्रैल जो कि एक खौफनाक मौसम का कासिद है वो आने वाला है और इसके आसार साफ साफ जाहिर हैं और सूरज में भी कोई खूबसूरती नहीं है। बाकी सब के जाने के बाद फील्डिंग अपने घोड़े के लाए जाने का इंतज़ार करता है। अजीज़ फील्डिंग को वापस बुलाता है और फील्डिंग को अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाता है। इस तरह अजीज़ अपनी सर्द महरी की भरपाई करने की कोशिश करता है। वो फील्डिंग से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और फील्डिंग से कहता है कि वो इस तस्वीर को देखने वाला पहला यूरोपियन है। फील्डिंग को इस हरकत से काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो भी अजीज़ को अपना हमराज बनाना चाहता है, मगर अंग्रेज़ों की बेतवज्जुही की आदत उस पर गालिब आती है। ताहम वो अजीज़ को ये बताता है कि एक दफ़ा उसने किसी लड़की को चाहा था, मगर उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी की वजह से उसने फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। फील्डिंग अजीज़ से मिस एडेला और मिसिस मोर के बारे में पूछता है। इस बात पर उसे अपना वादा याद आता है जो उसने उन दोनों ख़वातीन से किया था। उसने वादा किया था कि वो उन्हें माराबार केव्स ले जाएगा। मौजू को बदलने की गर्ज से वो फील्डिंग से सवाल करता है कि उसने एडेला से शादी क्यों नहीं की। अजीज़ शॉक्ड होता है। फील्डिंग शॉक्ड होता है और कहता है कि एडेला अट्रैक्टिव नहीं है, अलावा अजीज़ उसकी रोनी से मंगनी हुई है। अजीज़ फील्डिंग को मोहताज रहने का मशवरा देता है। उसका इस बात का इकरार करना कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखता और हिंदुस्तान सिर्फ जॉब करने की खातिर आया है, इसकी वजह से वो नौकरी से भी हाथ धो सकता है। फील्डिंग जवाब देता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसे छोड़ना पड़े तो वो खुशी से छोड़ेगा। अजीज़ फील्डिंग से कहता है कि कोई भी मसला पेश आता है तो वो और हमीदुल्लाह उसकी मदद के लिए हाजिर हैं। फील्डिंग कहता है कोई मसला दरपेश नहीं हो।
अजीज़ फील्डिंग को काफ़ी नर्म दिल पाता है और दोनों काफ़ी दोस्ताना माहौल में बातें करते हैं। यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है जिसका नाम केव्स है, यानी कि गार। माराबार केव्स तक पहुँचने के लिए 8 फीट लंबे टनल से गुजरना पड़ता है जो 5 फीट ऊंचा है और 3 फीट चौड़ा, जिससे गुजरकर आप एक 25 फीट चौड़ी गोल सी जगह पर पहुँचते हैं। सारे गार एक जैसे होते हैं और इनमें कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं है। बहर कैफ उनको गैर मामूली कहा जाता है। गारों में ख़ास रोशनी भी नहीं है और आने वालों को इधर उधर देखने के लिए माचिस की तीलियां जलाना पड़ता है। गारों का मुंह सूरज की तरफ ही है, मगर बहुत कम रोशनी अंदर पहुंचती है और गारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जिन गारों में सयाहों को जाने की इजाज़त है, उनकी तादाद उन गारों की निस्बत बहुत कम है जिनमें जाने की इजाज़त नहीं है। सबसे ऊंची चोटी पर एक गोल पत्थर में एक गार है जिसका न कोई छत है और न ही फर्श। खाली होने की वजह से ये हवा में झूलता है। अगर ये बोल्डर गिर जाए तो गार ख़त्म हो जाएगा। हत्ता कि एक दफ़ा तो एक कौवे के बैठने से भी ये हिला था। इसी वजह से इसका नाम कौवा डोल पड़ गया है।